मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया है। मैंने 78 बीपीएससी में 10th रैंक सिक्योर की है। अपनी जर्नी के बारे में बताने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं दरभंगा से बिलोंग करती हूँ, जो बिहार का एक शहर है। उसके बाद मैंने अपनी स्कूली शिक्षा बिहार से ही कंप्लीट की है। मैंने दून ग्लोबल स्कूल पटना से अपना 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने 12th मैंने जीसीएस एंड मेरी एकेडमी से कंप्लीट किया है। मैंने ग्रेजुएशन दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो कि रोरीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि मेरे पापा एक छोटा सा बिजनेस करते हैं, मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, और उसके साथ ही जो इस एग्ज़ाम की प्रेरणा दी थी वो मेरे चाचा जी ने दी थी, और उनको ही देख के मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में सोचा और इसके लिए तैयारी की। अपनी जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगी, तो इसमें सबसे पहले ये है कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी में, लेकिन इससे पहले भी मैंने कुछ साल यूपीएससी की तैयारी की है, और अभी यूपीएससी सीएपीएफ में भी मेरा असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में सिलेक्शन हुआ था। बीपीएससी के बारे में जो मेरी तैयारी रही है वो मैंने प्रीलिम से कुछ दिनों पहले ही शुरू की थी, और जैसे जैसे स्टेजेस आए उस हिसाब से मैंने तैयारी की। लेकिन अगर कोई पहली बार तैयारी कर रहा है और किसी का बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो 1 साल पहले से अपनी तैयारी शुरू करें, जिसमें वो पहले मेंस की तैयारी करे। उसके बाद वो जब प्रीलिम्स आने वाला हो तो प्रीलिम्स पे फोकस शिफ्ट करे, और उसके बाद जैसे जैसे एग्जाम के स्टेजेस आते जाए वो अपनी तैयारी को वैसे ही आगे बढ़ाते जाए। तो जैसे कि बीपीएससी 70वीं बीपीएससी जो दिसंबर 2024 में कंडक्ट किया गया था, तो उससे 3 महीने पहले मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की थी। फिर प्रीलिम्स फोकस तैयारी शुरू की थी, जिसमें मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया था। उसके बाद 3-4 महीने का गैप मिला था, जिसके लिए मैंने मेंस की तैयारी की, और उसके बाद इंटरव्यू में काफ़ी लंबा टाइम था, तो उस हिसाब से मैंने अपनी तैयारी को शेप किया। तो मैं आपको स्टेज वाइज बताऊंगी कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, और कैसे इसको कैसे प्रिपेयर करना है, और बुक लिस्ट वगैरह क्या रहेगी। तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए हम बात करना चाहेंगे। तो प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है। 150 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें से आपको कट ऑफ क्लियर करनी होती है। इसमें नंबर मैटर नहीं करते, बट सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करनी होती है अपने अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज की। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो सिलेबस देखें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा डिटेल है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जनरल साइंस की तैयारी करनी होती है, साइंस एंड टेक की नहीं। और उसके बाद जो करंट अफेयर्स होते हैं वो थोड़े फैक्चुअल नेचर के होते हैं। तो पीवाईक्यू और सिलेबस देख के ये पता चल जाएगा कि एग्जाम का नेचर कैसा है। तो अब मैं अपनी बुक लिस्ट बताना, जैसे मेरी बुक लिस्ट रही थी, मैं वो बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जनरल साइंस के लिए मैंने 10th और 9th की एनसीईआरटी करी थी। उसके साथ मैंने इसको लूसेंट से सप्लीमेंट किया था। उसके बाद मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत से करी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम से पढ़ाई की थी। उसके बाद जो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री होती है उसके लिए मैंने 12th की जो थीम्स है उससे पढ़ाई की थी। और उसके साथ साथ ही मैंने इसको मंदार पट की एक यूपीएससी के टॉपर थे जो 2019 में टॉपर थे, उनके नोट्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट नोट्स, तो उससे मैंने इसको सप्लीमेंट किया था। उसके बाद मैंने इकोनॉमी के लिए मृणाल की जो थीम्स आती हैं, मृणाल की जो बुक है, पिलर्स होते हैं उसमें बहुत सारे, उस पर फर्स्ट पिलर पे ज़्यादा फोकस करते हुए मैंने उनको किया था। उसके साथ साथ जो और भी जैसे जीडीपी वगैरह का चैप्टर है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, ये सब भी मैंने किया था। और उसके बाद बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, वो भी उसका भी हेल्प लिया था। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए मैंने 10th, 11th और 12th की एनसीईआरटी की थी। बिहार स्पेसिफिक के लिए मैंने अरिहंत की बुक आती है जिसका नाम है नो योर स्टेट, तो मैंने उससे बिहार स्पेसिफिक जो भी स्टैटिक नॉलेज है उसको कंप्लीट किया था। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, इंटरनेशनल और नेशनल, उसके बाद बिहार स्पेसिफिक भी,
उसको करने के लिए मैंने वरुण सर हैं, उनकी वीडियोस आती थी यूट्यूब पे, तो मैंने उनकी वीडियोस से कंप्लीट किया था। उसके बाद जो मैथ्स का पोर्शन आता है जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, जनरली 10 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए मैंने ऋषभ सर जो ओनली आईज की फैकल्टी हैं उनकी यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, तो मैंने उससे सप्लीमेंट किया था और उससे उनकी कुछ वीडियोस जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने देखी थी। तो ऐसी मेरी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट ये रही थी। और प्रीलिम्स में ये होता है कि हमको 2 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने होते हैं। तो मैंने PYQs ही सॉल्व किए थे, मैंने कोई मॉक नहीं लगाया था, लेकिन PYQs बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी की थी और टाइम बाउंड मैनर में जो क्वेश्चन को सॉल्व करना, पेपर को सॉल्व करना 2 घंटे में बैठ के, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मेंस के बारे में बात करेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है। तो मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेपर कंप्लीट करना होता है, और जैसे यूपीएससी में 50 पेजेस के अराउंड लिखना होता है, बट बीपीएससी में यही 70 पेजेस हो जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो सिर्फ बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इसमें आंसर राइटिंग पे अगर फोकस किया जाए साथ ही सिलेबस कंप्लीट करके, तो इससे बहुत हेल्प मिल जाती है और सपोर्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल स्टडीज के जो भी पेपर होते हैं उसके बारे में। तो जनरल स्टडी में सबसे पहले GS 1 होता है, जिसका फर्स्ट टॉपिक और जो पार्ट A होता है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस का नेचर ऐसा होता है कि थोड़े रेपिटेटिव होते हैं, और जो सिलेबस में डिटेल में बताया गया है कि कैसे 19th सेंचुरी के मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चंस आएंगे। तो हमको उससे पहले की तैयारी नहीं करनी है, जहां से सिलेबस में बताया गया है वहां से अगर हम करें तो सफिशिएंटली सब कवर हो जाता है। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है और जो आर्ट एंड कल्चर है, इसके लिए मैंने परम IAS के नोट्स आते हैं, वो मेंस के स्पेसिफिक ही नोट्स होते हैं, मैंने उनसे कवर किया था। और उसके साथ साथ ही एक अमन सर हैं जो 68 बीपीएससी में सिलेक्ट हुए थे, उनका एक टेलीग्राम चैनल था जो मुझे यूट्यूब के थ्रू पता चला था उनके बारे में, और वो मैंने देखा था। तो उनके चैनल में वो काफ़ी कुछ उन्होंने अपने नोट्स भी शेयर किए थे, और सारी चीज़ें जो मेंस स्पेसिफिक चीज़ें हैं उन्होंने बताई थी। मेंस फोकस 500 करके उन्होंने एक चैनल बनाया था, तो उससे मैंने बहुत गाइडेंस ली थी, और उसमें उन्होंने जैसे जैसे बताया था मैंने काफ़ी कुछ उसको फॉलो किया था। तो हिस्ट्री के लिए तो मैंने परम IAS के नोट्स, और जो सर ने सजेस्ट किया था नोट्स वगैरह उन्होंने खुद के भी शेयर किए थे, ये मैंने नोट्स वहाँ से किए थे। उसके बाद जो करंट इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स का पोर्शन होता है, इसमें करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, IR से क्वेश्चन आते हैं, और जो भी चल रहा होता है पॉलिटी वगैरह से भी जो करंट की चीज़ें होती हैं ये आ जाती हैं। तो इसके लिए उसी चैनल पे, अमन सर के चैनल पे, उन्होंने विजन IAS की मंथली मैगजीन के उन्होंने हाईलाइटेड पोर्शंस शेयर किए थे, कि उन्होंने टॉपिक बता दिया था कौन कौन से ज़रूरी हैं, तो मैंने उससे कवर किया था। क्योंकि टाइम बहुत कम था और मेरा फोकस स्टैटिक पे ज़्यादा था, तो इसीलिए करंट का पार्ट मैंने सिर्फ जो उन्होंने हाईलाइटेड पार्ट बताए थे मैंने वहाँ से किया था। उसके बाद DI बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वो या तो मेक और ब्रेक सिचुएशन क्रिएट कर देता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो DI के लिए मैंने PYQ प्रैक्टिस किए थे, और मैंने कुछ ऐसे ऋषभ सर के वीडियोज़ वगैरह आते थे, ऋषभ सर जो ओनली IAS वाले हैं, उनकी थोड़ी बहुत वीडियोस देखी थी, जिससे सप्लीमेंट हो जाए, पता चल जाए कि ग्राफ वगैरह को कैसे सॉल्व करना होता है। उसके अलावा मैंने DI की प्रैक्टिस की थी, और जो टॉपर्स कॉपी होते हैं मैंने उसको बार बार स्टडी किया था कि लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, क्योंकि DI का पोर्शन बहुत ही नया था मेरे लिए, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा फोकस इस पे किया था। और मेरा ये फोकस था कि मैं एक्यूरेसी से सॉल्व करूंगी, अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाए 5-10 मिनट तो वो प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको एक्यूरेसी से सॉल्व करना है। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट मुझे ये मिला था कि मेरे सारे DI के क्वेश्चन सही हुए थे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा था बट सारे सही थे क्वेश्चन। तो ये हो गया GS 1 का पोर्शन। अब GS 2 के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी का सेक्शन होता है, उसमें ओनली IAS के नोट्स उन्होंने मेन स्पेसिफिक नोट्स रिलीज किए थे, जिसमें उन्होंने टॉपिक वाइज चीज़ें कवर की थी, जो बिहार स्पेसिफिक भी हो और जो बिहार स्पेसिफिक हो, न्यूज़ में चल रही हो, और जो इंडियन पॉलिटी की चीज़ें हैं। तो मैंने ओनली IAS के नोट से इंडियन पॉलिटी को कवर किया था मेंस पर्सपेक्टिव से। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी का पार्ट आता है, इसके लिए मैंने वही ओनली IAS के नोट्स ही मैंने बेसिकली ओनली IAS के नोट्स को ही फाउंडेशन के रूप में यूज़ किया था, जिससे कि मुझे हेल्प मिल जाए, और वो नोट्स के फॉर्म में ऑलरेडी होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, और उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में बना सकते हैं, लेकिन वो नोट्स खुद में ही सफिशिएंट होते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए मैंने यही किया था कि ओनली IAS के नोट्स को ही बेस बना के पढ़ाई की थी। उसके साथ साथ मैंने इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन को सप्लीमेंट करने के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों से डेटा फैक्ट्स जो भी चीज़ें होती हैं बिहार की और इंडिया की, इससे सप्लीमेंट किया था। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए अमन सर के छोटे नोट्स थे,
तो शॉर्ट नोट्स मैंने शेयर कर रखे थे ग्रुप पे, बहुत ही छोटे थे, 10-20 पेज के होंगे, तो उससे भी मैंने थोड़ी बहुत चीजें उठाई थी और सप्लीमेंट किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो हम इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री का पार्ट होता है, इसमें ऐसी कुछ चीजें होती हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब एग्जाम के टाइम पे भी मैंने किया था कि ज्योग्राफी में जैसे कोई भी लोकेशन है तो मैं उसका डायग्राम ड्रॉ कर देती थी, इंडिया का मैप बना देती थी, जिससे कि मैं लोकेट कर सकूं। उससे थोड़ा पेजेस भी भर जाता है और टाइम कम होने के बावजूद भी आंसर पूरी तरीके से कवर हो जाते हैं। मैंने इवन जो हिस्ट्री का पोर्शन है इसमें भी मैंने बहुत जगह ट्राई किया था कि मैं जैसे चंपारण सत्याग्रह पे कोई क्वेश्चन है तो मैं बिहार का मैप ड्रॉ करके चंपारण वाला एरिया हाईलाइट कर देती थी, जिससे कि पता चल जाए कि इस एरिया में ये चीजें हुई थी। तो ऐसे करके मैंने इन चीजों का भी, डायग्राम वगैरह का भी एग्जाम वाले दिन यूज किया था इनका। और उसके बाद जैसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने थोड़े से एनसीईआरटी, जैसे 11-12 की एनसीईआरटी जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, इसको भी सप्लीमेंट करने के लिए मेंस में भी कुछ टॉपिक्स वहां से उठाए थे और वहां से मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़े थे वहां से। उसके बाद साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है, तो साइंस एंड टेक एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा आता है, तो इसके लिए मैंने शिविन सर की जो शिविन सर के नोट्स होते हैं, वो यूपीएससी के फैकल्टी हैं, डॉक्टर शिविन चौधरी, उनके नोट्स मैंने यूज किए थे। GS3 का जो मटेरियल होता है, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कौन से एग्जांपल्स डालने हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होगा, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल फाइंड आउट किया था और वो मैंने उसमें ChatGPT और जेमिनी जो भी AI टूल आप यूज करते हैं उसका मैंने बहुत डेलिबरेटली उसका बहुत यूज किया था, जिससे कि मुझे स्पेसिफिक एग्जांपल्स वगैरह मिल जाए जिसको मैंने याद कर ली। उसके बाद मैंने ओनली आईएएस के बिहार स्पेसिफिक नोट्स भी यूज किए थे, जिनमें बिहार की स्पेसिफिक चीजें थी, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमी, तो वो बहुत हेल्प किया था। उसके बाद मैंने कोई PYQ नहीं, मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी, मैंने सिर्फ PYQ से ही अपनी जो प्रिपरेशन उसको सप्लीमेंट किया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट था और मेरे उस टाइम पे मेरा एक और इंटरव्यू था, तो उस चीज के लिए CAPF का इंटरव्यू था, तो उस चीज के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम थी, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ PYQs किए थे। लेकिन मैंने 6 साल के PYQs बहुत थोरोली किए थे और मैं ब्रेनस्टॉर्म करने का भी ट्राई करती थी कि किस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर लिख सकते हैं, और लिखना तो टाइम बाउंड मैनर में, मैं और मेरी एक फ्रेंड थे तो हम उसको बैठ के टाइम बाउंड मैनर में लिखते भी थे, डेली उसकी प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जैसे मैं बता रही थी कि कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ रखा था पॉलिटिकल नेशनल इंटीग्रेशन पे कि नेशनल इंटीग्रेशन कैसे जरूरी होती है, और ऐसी कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे बिहार स्पेसिफिक पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, नेशनल कल्चर से कैसे डिफरेंट है, ये वो। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बुक्स में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होते। इसके लिए इनके नोट्स बनाने के लिए मैंने AI टूल्स का बहुत एक्सटेंसिव यूज किया था। मैंने ChatGPT से मैं क्वेश्चन डालती थी और उसके बाद उस पे जो भी नोट्स आते थे मैं उसको नोट डाउन करके उसके बाद उससे ही मैंने प्रिपेयर किया था। तो ओवरऑल ChatGPT या फिर जेमिनी जो AI टूल्स होते हैं, इनका प्रिपरेशन में अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ये बहुत हेल्पफुल होती है। और मेरे केस में तो मैं ये बता पाऊंगी कि हाँ मुझे तो इन्होंने हेल्प किया था, क्योंकि पॉइंट जनरेशन वगैरह अगर कुछ एक पॉइंट होते हैं जो हमारे दिमाग में वैसे नहीं आ रहे होते, तो अगर इनका यूज करें तो वो एक्सटेंसिवली बता देते हैं। उसके बाद मैंने PYQ कुछ PYQ स्पेसिफिक टॉपिक के नोट्स भी बनाए थे ChatGPT का यूज करके या फिर इंटरनेट से सर्च करके, जिससे कि वो सारे PYQs कवर हो जाएं अगर वो किसी नोट्स में नहीं है तो भी। तो ये हो गया GS का। उसके बाद हिंदी एक ऐसा पेपर होता है जो क्वालिफाइंग होता है, उसमें 30% मार्क्स ही लाने होते हैं, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे कोई सा भी चैनल था, वहां से मैंने ऐसे सर्च किया था हिंदी नोट्स फॉर BPSC, तो वो मुझे मिल गया था। एक नोट्स था छोटा सा 70 पेज का नोट्स था, उसको मैंने 2-3 बार रिवाइज कर लिया था, तो पता चल गया था कि हिंदी के आंसर वगैरह कैसे लिखने हैं, जो सर्वनाम, संज्ञा, इनकी परिभाषा, ये सब मैंने देख लिया था, तो उससे कवर हो गया था हिंदी। ऐसे के लिए ऐसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या तो UPSC का भी BPSC का भी, क्योंकि इसमें हम अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर कर सकते हैं और बहुत ही क्रिएटिवली अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, एग्जामिनर को बता सकते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है और हम चीजों को कैसे देखते हैं। तो ऐसे के लिए मैंने मुदित जैन सर हैं, वो सारथी IAS की फैकल्टी हैं, उनकी मैंने क्लासेस देखी थी, कुछ क्लासेस देखी थी, आई थिंक 10 या 12 क्लासेस होती हैं, बट मैंने 5-6 क्लासेस उनकी देखी थी, जिससे कि मुझे पता चल गया था कि ऐसे को कैसे डील करना है। उसके साथ साथ ऐसे स्पेसिफिकली के लिए मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी कि कोई भी, जैसे बिहार की बहुत ज्यादा ऐसेज नहीं लिखे थे, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फोकस किया था, क्योंकि ऐसे में टाइम भी बहुत होता है और 2-3 ऐसे लिखने होते हैं बिहार स्पेसिफिक, एक तीसरा ऐसे होता है।
तो इसलिए मैंने फोकस किया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करूं और जिससे कि अच्छे ऐसे आ सके, अच्छे पॉइंट मेरे दिमाग में आ सके। और इसके लिए भी चैट जीपीटी, जेमिनी इनका यूज किया था, जिससे कि थोड़े फिलोसफिकल टॉपिक्स और ये चीजें आ सकें। तो और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे का जो पेपर होता है उसमें हम जीएस की नॉलेज को इंक्लूड करें, जिससे एग्जामिनर को पता चले कि हमने जीएस भी अच्छे से पढ़ाई की है और हमने ऐसे का भी अच्छे से प्रिपरेशन किया है। तो ये मेरा ऐसे का ऐसा रहा था, ऐसे रही थी तैयारी। उसके बाद जो ऑप्शनल का पेपर होता है, ऑप्शनल क्योंकि बीपीएससी में क्वालिफाइंग होता है और इसमें वुमेन के लिए 32 मार्क्स ही सिक्योर करने होते हैं और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 40% मार्क्स लानी होती है। 100 मार्क्स का पेपर होता है और 40 मार्क्स मैक्सिमम सिक्योर करना होता है। तो क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही पॉलिटिकल साइंस में रहा था, तो मेरा बेस थोड़ा बना हुआ था और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसके साथ साथ ही मैंने कुछ जैसे अगर फोमो ना हो या फिर ऐसे ना लगे कि फेल हो सकते हैं, तो मैंने ये किया था कि यूजीसी नेट की मैंने कुछ वीडियोस और मैराथन सर्च किए थे, जिसको मैंने अच्छे से यूट्यूब पे ही उनको वीडियोस देखे थे। नोट्स बनाने की तो जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि बैकग्राउंड था, बट अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है और उन्होंने ऑप्शनल चेंज किया है तो नोट्स वगैरह बना के उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जिससे हेल्प मिल जाए। तो पीएसआर के लिए तो मैंने ऐसे ही किया था। उसके साथ साथ मैंने ये किया था कि जो पीवाईक्यू थे, मैंने 2-3 साल के पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, तो मुझे आइडिया लग गया था कि ये मतलब डुएबल है और इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो और क्योंकि पीएसआई में मेरा बैकग्राउंड था तो क्वालिफाइंग मार्क्स 32 थे, लेकिन मैंने 72 स्कोर किया था। जब मैंने बाद में कैलकुलेट किया तो 72 आ रहा था। ऑल्दो अभी मार्कशीट नहीं आई है, तो जब आएगी तो क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स आए थे। उसके बाद ये हो गया मेंस का पोर्शन। अब हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। तो इंटरव्यू एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे आपको अपनी पर्सनालिटी दिखलानी होती है और मतलब एग्जामिनर वहाँ पे बैठ के जो भी इंटरव्यूअर है वो जज कर रहा होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप क्या सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, आप क्या सिचुएशन को हैंडल करके उसको डील कर सकते हो, या फिर आप में लीडरशिप क्वालिटी है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको डेवलप करें। तो इंटरव्यू का मेरा ऐसा रहा था कि जैसे दिसंबर में रिजल्ट आए थे तो उसके कुछ दिनों बाद ही मैंने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मेरा सेकंड फेज में था, सेकंड लास्ट डे इंटरव्यू था, तो मेरे पास बहुत लंबा टाइम था, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का टाइम था। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने जो भी इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट आई थी पहले, जो 68 बीपीएससी या 69 बीपीएससी की ट्रांसक्रिप्ट थी, इनको मैंने उठाया था, इनको मैंने पढ़ा था और देखा था कि जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस का रहा है, मेरा एमए और मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस का है, तो मैंने उस पर ही फोकस किया था कि पॉलिटिकल साइंस के बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसमें थ्योरी भी पूछ रहे थे और करंट की भी कुछ चीजें पूछ रहे थे और थोड़ा डीप में जाके भी कभी कभी क्वेश्चंस होते थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते थे, आईआर के बहुत सारे पोर्शंस कवर करते थे। तो ये सब चीजें मैंने ट्रांसक्रिप्ट से उठाई थी और तब मुझे पता चला था कि ऐसे ऐसे करके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से किया था, जो मेरा ऑप्शनल पीएसआईआर है और वही मेरा बैकग्राउंड रहा था, एमए का भी और बीए का भी, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसके लिए मैंने बहुत सारे सोर्सेज यूज किए थे, जैसे मैंने 11th और 12th की जो एनसीईआरटी आती है मैंने उसको एक बार फिर से रिवाइज किया था, ताकि अगर मैं आंसर में अगर कुछ इंक्लूड करना हो तो मैं उनके बेसिस पे इंक्लूड कर सकूं। उसके बाद मेरे खुद के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स थे जिनको मैंने बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया था और उनको बार बार रिवाइज किया था। जैसे थिंकर्स वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं तो उनकी जो क्या थ्योरीज हैं, क्या उन्होंने क्या किस बारे में बताया है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसके बाद मैं डेली डिस्कशन करती थी पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि मेरे एक सीनियर थे जिनका भी इंटरव्यू था और वो भी पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के ही थे, तो हम डेली 2-3 आवर डिस्कशन किया करते थे। और इसका ये फायदा हुआ था कि हमने जैसे फॉर्मली अगर मॉक देने जाते हैं तो हम फॉर्मल एनवायरनमेंट में होते हैं, वहाँ पे हम सर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, बट जब ऐसे हम डिस्कशन करते हैं तो हम 1-2 मॉक की जगह बहुत सारे मॉक दे सकते हैं। तो अगर इनफॉर्मली देखा जाए तो मैंने 30-40 मॉक्स दिए थे। हम 1-to-1 मॉक करते थे, मैं अपने सीनियर जो थे मेरे उनसे क्वेश्चन पूछती थी, वो मुझसे क्वेश्चन पूछते थे। तो इसका बहुत हेल्प हुआ था कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा थोड़ी रिफाइन हो गई थी और डेवलप हुई थी। उसके साथ साथ ही मैंने जो ओपिनियन, जैसे ओपिनियन पे अगर क्वेश्चन पूछते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होता है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो इसके लिए एक ओपिनियन फॉर्मेशन करनी होती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करती थी, मैंने थ्रू आउट इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ा था इंटरव्यू के लिए, लेकिन एंड के टाइम पे मैंने कुछ टाइम के लिए द हिंदू से भी सप्लीमेंट किया था और
थोड़ा सा पोर्शन था जो मैंने द हिंदू से भी ऐड करने का ट्राई करती थी, जैसे अगर कोई आर्टिकल वगैरह अच्छे आए तो उससे सप्लीमेंट कर लेती थी। उसके बाद जो बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पे बिहार गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है या फिर जैसे कन्या उत्थान योजना है, ये बहुत ही फेमस स्कीम है और बिहार में बहुत अच्छी है। जीविका योजना है जो एक मतलब माइलस्टोन के रूप में भी देखा जाता है। तो इन सब के बारे में बिहार गवर्नमेंट की साइट पे उपलब्ध है, उसके साथ डेटा भी वो डालते हैं उस पे। तो मैंने बिहार गवर्नमेंट की साइट को बार बार मैं डेली रिविजिट करती थी और उसके बाद देखती थी कि वहां से मैं क्या क्या चीजें पढ़ सकती हूँ और वहीं से काफी कुछ तैयार किया था। उसके बाद उस टाइम पे क्योंकि मार्च मेरा अप्रैल में था तो मार्च के महीने में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता है, तो मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे को भी अच्छे से किया था कि इन केस अगर वो पूछ ले कुछ भी, और मुझसे इन केस गिग वर्कर के बारे में पूछा भी किया था तो उससे मुझे हेल्प हुआ था कि जो भी करंट की चीजें चल रही थी मैंने उससे कवर किया था। मॉक इंटरव्यूज की बात करें तो मेनली मैंने चार मॉक इंटरव्यूज दिए थे और मुझे लगता है कि 4 से 5 मॉक इंटरव्यूज अगर आप जाके अच्छे से प्रिपेयर होकर दे रहे हो तो इतना एनफ होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी मेरी ऐसी रही थी। और मैं बताना चाहूंगी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का कि आप डिस्कशन कर रहे हो किसी के साथ और बहुत एक्सटेंसिव डेली डिस्कशन कर रहे हो जिससे आपके खुद के ओपिनियन बिल्ड हो रहे हैं। और ओपिनियन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसे कुछ भी आप मानते हो उसको अपने ओपिनियन बना लिया। ओपिनियन ऐसा होना चाहिए जो होलिस्टिक हो, जो लोगों के बारे में सोचे, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। तो इंटरव्यू के लिए यही चीजें हेल्प करती है और मुझे भी इन्हीं चीजों ने हेल्प किया था। तो ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी और जो भी बुक लिस्ट वगैरह थी वो मैंने शेयर करी प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, कैसे प्रिपेयर करना है और अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वो कैसे AI टूल्स वगैरह का भी यूज करके उनकी हेल्प लेकर भी चीज़ों को आसान बना सकते हैं और क्लियर करने में, एग्जाम क्लियर करने में वो हेल्प कर सकती है। उसके साथ साथ मैं ये कुछ सजेशन देना चाहूँगी कि मैंने खुद कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है, ऑल्दो मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं, लेकिन किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है क्योंकि अभी टेलीग्राम चैनल्स पे बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो कोचिंग का ही मटेरियल होता है वो फ्रीली अवेलेबल होता है। तो मैंने मटेरियल यूज किया है बट किसी कोचिंग को ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर कोई पिछड़े वर्ग से आता है या किसी के पास अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली जाकर या पटना जाकर ही तैयारी करे, वो अपने घर पे भी रह के और जो कोचिंग के फ्रीली अवेलेबल मटेरियल होते हैं इनको यूज करके भी वो एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर किसी को कोई गाइडेंस की जरूरत है या फिर उन्हें चाहिए कि अगर वो एग्जाम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी का फर्स्ट टाइम है जिनको कुछ भी नहीं पता और वो प्रिपरेशन में जाने से पहले कुछ क्लैरिटी चाहते हैं तो वो मुझे मेल कर सकते हैं और या फिर मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है raj.pr.333@gmail.com। आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूंगी कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई दूं और आपको हेल्प करूं। और एंड में मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि ये प्रिपरेशन बहुत ही टायरिंग होती है, उसके साथ साथ जो मेंटल एग्जॉशन आता है ये भी बहुत बच्चे फेस करते हैं इवन क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता है। जो 78 BPSC का ही साइकिल था ये 1.5 साल चला था, तो इससे बहुत एग्जॉशन फील होता है, बहुत प्रेशर फील होता है। ऊपर से फैमिली का भी कई बार बच्चों पे प्रेशर होता है, साथ साथ अगर बाहर रह रहे हैं तो फाइनेंशियल प्रेशर, तो ये चीजें होती हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रिपरेशन में ये तो प्रिपरेशन का ये सब पार्ट होती है, लेकिन अगर आप कभी ऐसा फील करते हैं कि आप एग्जॉस्ट हो गए हैं तो आप अपनी हॉबीज फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि मुझे पेंटिंग बनाने का शौक था और मैं मिथिला पेंटिंग करती थी तो वो करके मुझे अच्छा लगता था। तो कभी कभी जब मैं बहुत टायर्ड फील करती थी या मुझे लगता था कि आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कभी लो फील हो रहा है, तो मैं उन चीजों पे भी ध्यान देती थी, कभी कभी पेंटिंग कर लेती थी जिससे कि मुझे अच्छा फील होता था और उसके बाद फिर एक दिन बाद मैं फिर से वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोसेस लंबा होता है, काफी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी जो हेल्थ है इसका भी अच्छे से ध्यान रखें। उसके साथ साथ ही मैं DKT का भी थैंक यू करना चाहूंगी कि मुझे चैनल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके साथ ही जब मैं खुद स्टूडेंट थी और जब मैं खुद एस्पिरेंट थी, तैयारी करती थी, तो मैंने DKT पे भी जो बहुत सारे टॉपर्स आते थे उनकी मैं कभी कभी वीडियोस देखा करती थी जिससे मुझे मोटिवेशन भी फील होता था और अच्छा लगता था और इवन जो प्रिपरेशन कैसे करनी है उनके बारे में पता चलता था। तो जब मैंने BPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, एक अनुकृति मिश्रा मैम थी, उनका वो दीदी, उनको मैं जानती हूँ, तो
उनकी वीडियोस तब आ रखी थी, तो मैंने उनकी वीडियोस देखी थी और उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुआ था। मुझे पता चला था कि कैसे तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगी कि ये मेरी प्रिपरेशन रही थी, ऐसी मेरी जर्नी रही थी। और इसके साथ ही अगर कोई भी आपको, अगर मैं हेल्प कर सकूं और किसी एक इंसान को भी मैं हेल्प कर पाऊं, तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। थैंक यू।